पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिसंबर 1540 में जब कामरान ने हुमायूं को लाहौर से न तो कश्मीर की तरफ जाने दिया और न बदख्शां जाने दिया, तो हुमायूं ने मुल्तान जाने वाला रास्ता पकड़ा। उसका विचार मुल्तान होते हुए सिंध जाने का था। मुल्तान के दुर्ग में बहुत कम अनाज था। हुमायूं ने वह अनाज अपने साथियों में बांट दिया तथा बख्शू बिलोच नामक एक स्थानीय सरदार से सहायता मांगी। बख्शू बिलोच ने हुमायूं को अनाज से भरी हुई 100 नावें प्रदान की। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हुमायूं नावों में बैठकर मुल्तान से बख्तर की ओर रवाना हुआ, किंतु यह बात सही नहीं है। हुमायूं ने मुल्तान से काबुल जाने वाला मार्ग पकड़ा तथा खुशाब पहुंच गया। यहां से एक तंग दर्रा काबुल की ओर जाता था। जैसे ही हुमायूं ने इस दर्रे को जाने वाला मार्ग पकड़ा, वैसे ही कामरान की सेना ने तीसरी बार हुमायूं का मार्ग रोक लिया, जिससे उन दोनों के बीच संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। जब एक दरवेश को ज्ञात हुआ कि अफगानिस्तान के जिस बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान मुल्क फतह किया था, उसी बादशाह के बेटे आपस में लड़ने जा रहे हैं, तो उस दरवेश ने हुमायूं तथा कामरान दोनों से बात करके इस संघर्ष को रुकवाया। हुमायूं ने कामरान की तरफ से मन खट्टा करके काबुल जाने का विचार छोड़ दिया तथा बख्तर जाने वाला मार्ग पकड़ा। हिंदाल पहले ही सिंध जा चुका था। हुमायूं के मुल्तान से निकल जाने के बाद कामरान और अस्करी काबुल के लिए रवाना हो गए। गुलबदन बेगम भी कामरान के साथ काबुल ले जाई गई। इस प्रकार बाबर के चारों बेटों ने बंगाल से लेकर गंगा यमुना का दोआब, आगरा, दिल्ली, अलवर, पंजाब तथा मुल्तान तक का विशाल क्षेत्र खाली कर दिया। वस्तुतः इस समय तक बाबर के बेटे दर दर के भिखारी हो चुके थे, किंतु अपने दुर्भाग्य के कारण इस कठिन समय में भी वे आपस में लड़ रहे थे। बख्शू बिलोच से मिली नावों को लेकर हुमायूं नदी के रास्ते से बख्तर के किले की तरफ रवाना हुआ, जो सिंधु नदी के बीच एक टापू पर स्थित था। गुलबदन बेगम ने इसे बख्तर नदी लिखा है, किंतु वास्तव में यह सिंधु नदी का मुख्य प्रवाह था। बख्तर का दुर्ग बहुत मजबूत था और वहां का किलेदार सुल्तान महमूद दुर्ग बंद करके बैठा था। इस दुर्ग के पास ही ठट्ठा के शासक मिर्जा शाह हुसैन का बनवाया हुआ एक बाग था। बादशाह हुमायूं ने उसी बाग में डेरा डाला तथा अपने दूत मीर समंदर को ठट्ठा के शासक मिर्जा हुसैन शाह के पास भेजकर कहलवाया कि हम आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे देश में आए हैं। तुम्हारा देश तुम्हारे पास बना रहे, हम उस पर अधिकार नहीं करना चाहते। अच्छा होता कि तुम स्वयं आकर हमसे भेंट करो तथा हमारी आवश्यकता अनुसार हमारी सेवा करो। हम यहाँ से गुजरात जाना चाहते हैं। मिर्जा शाह हुसैन हुमायूं के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहता था। उसने अब आता हूं तब आता हूं कहकर तथा तरह तरह के बहाने बनाकर 5 महीने निकाल दिए और 5 महीने बाद शाह हुसैन ने हुमायूं को सूचित किया कि मेरी पुत्री का विवाह है, उसका कार्य संपन्न करके मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। एक दिन हुमायूं को सूचना मिली कि मोहम्मद मिर्जा हिंदाल ने सिंधु नदी पार कर ली है और वह कांधार जा रहा है। दर्शकों को स्मरण होगा कि मिर्जा हिंदाल भी लाहौर से सिंध आ गया था और सिंध में ही प्रवास कर रहा था। इस पर हुमायूं ने अपने दूत भेजकर हिंदाल से पूछवाया कि हमने सुना है कि तुम कांधार जा रहे हो। हिंदाल ने कहलवाया कि यह बात गलत है कि मैं कांधार जा रहा हूं। इस पर हुमायूं अपनी विमाता दिलदार बेगम से मिलने के लिए हिंदाल के प्रवास स्थल पर गया। मिर्जा हिंदाल ने बादशाह हुमायूं की बड़ी आवभगत की।
उसी दौरान हुमायूं ने हमीदा बानो नामक एक लड़की को देखा। हुमायूं ने उसके प्रति आकर्षण का अनुभव करके पूछा कि यह लड़की कौन है। इस पर हुमायूं को बताया गया कि यह मीर बाबा दोस्त की पुत्री है। दूसरे दिन मिर्जा हिंदाल के निवास पर फिर मजलिस हुई, जिसमें बादशाह हुमायूं उपस्थित हुआ। हमीदा बानो प्रायः मिर्जा हिंदाल के हरम के साथ ही रहती थी, इसलिए हुमायूं को वह दूसरे दिन भी दिखाई दी। हुमायूं ने दिलदार बेगम से कहा कि आप इस लड़की का निकाह मेरे साथ करवा दें। इस पर मिर्जा हिंदाल ने हुमायूं से कहा कि मैं इस लड़की को अपनी बहन और पुत्री की तरह देखता हूं। आप बादशाह हैं, अतः संभव है कि आपका इस लड़की के प्रति प्रेम स्थायी न रहे, इसलिए मुझे दुख होगा। हिंदाल की बात सुनकर हुमायूं कुपित होकर उठ खड़ा हुआ और अपने डेरे पर चला गया। दिलदार बेगम ने हुमायूं को नाराज होते हुए देखकर हुमायूं को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि आप बिना कारण ही नाराज होकर चले गए। लड़की की मां तो मुझसे पहले ही कह चुकी थी कि आप इस लड़की का निकाह बादशाह से करवा दें। हुमायूं ने इस पत्र के जवाब में दिलदार बेगम को लिखा कि आप ही सारी बातें तय कर लें, हम आपका रास्ता देख रहे हैं। इस पर दिलदार बेगम स्वयं हुमायूं के डेरे पर गई और हुमायूं को हरम के भीतर ले आई। जब मजलिस हुई तो हुमायूं को हमीदा बेगम दिखाई नहीं दी। इस पर हुमायूं ने दिलदार बेगम से कहा कि हमीदा को बुलवाइए। दिलदार बेगम ने अपनी दासी को हमीदा बानो के पास भेजा, किंतु हमीदा बानो नहीं आई। उसने कहलवाया कि यदि बादशाह मुझे भेंट करने को बुलाते हैं तो मैं पहले ही दिन बादशाह के सम्मुख उपस्थित होकर उनकी सेवा करने की प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी हूं, अब क्यों आऊं। इस पर बादशाह ने सुभान कुली को मिर्जा हिंदाल के पास भेजकर कहलवाया कि वह हमीदा बानो को भेज दे। मिर्जा हिंदाल ने सुभान कुली को जवाब दिया कि मैंने बहुत कहा, किंतु यह जाती ही नहीं, तुम स्वयं जाकर कहो। जब सुभान कुली ने स्वयं हमीदा से अनुरोध किया कि बादशाह बुलाते हैं, तो हमीदा ने कहा कि बादशाहों से भेंट करना एक बार ही नीति युक्त है, दूसरी बार ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। सुभान कुली ने वहां से लौटकर हुमायूं को सारी बात बता दी। बादशाह ने तीसरे दिन फिर अपना संदेशवाहक हमीदा बानो के पास भेजा, किंतु हमीदा बानो हुमायूं से मिलने के लिए नहीं आई। इस प्रकार पूरे 40 दिन तक हुमायूं हमीदा बानो के पास प्रेम भरा निमंत्रण भिजवाता रहा, किंतु हमीदा बानो बादशाह से मिलने नहीं आई। अंत में दिलदार बेगम स्वयं हमीदा बानो को मनाने के लिए गई। दिलदार बेगम ने हमीदा बानो को समझाया कि किसी न किसी से तो विवाह करना ही है, अच्छा होता कि तुम्हारा विवाह बादशाह से होवे। इस पर हमीदा बेगम ने कहा कि मेरा विवाह अवश्य ही ऐसे मनुष्य से होना चाहिए जिसकी गर्दन तक मेरा हाथ पहुंच सके, न कि ऐसे व्यक्ति से जिसके दामन को भी मैं न छू सकूं। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं के नौकरों ने हुमायूं के किले छीन लिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।